हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी केंद्रीय विद्यालय के होने वाले इंटरव्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। दो पार्ट हमने बनाया है। एक पहले पार्ट में हमने ये बताया कि क्या क्या चीज हमें इंटरव्यू में जाने से पहले उस चीज का ख्याल रखना है और किस चीज को हमें इग्नोर करना है। दूसरे पार्ट में हमने कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय के इस बार के होने वाले इंटरव्यू में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। 60 मार्क्स के इस बार इंटरव्यू होने वाले हैं, जिसमें 30-30 मार्क्स पे डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स में जो एचआर इंटरव्यू होता है, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो होगा आपका। और 30 मार्क्स इस बार डेमो के लिए दिया जा रहा है। डेमो का मतलब आपकी टीचिंग स्किल क्या है। तो हम आज एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। डेमो के बारे में ज्यादा हम लोग आज फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की ओर। सबसे पहले टीएलएम। आजकल ये गॉसिप का चर्चा है। गॉसिप का विषय है कि आप जहां भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे टीएलएम के बारे में बोला जाए कि आप टीएलएम लेके जाइए। ये टीएलएम होता क्या है? टीएलएम का फुल फॉर्म तो आपको पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लेकिन आप क्लासरूम में नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब आप पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी जिस चीज के लिए भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, क्या आप अपने साथ डेमो लेके जाएंगे? क्योंकि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो डेमो के साथ पढ़ाते हैं। ये हमारी टीचिंग स्किल है। लेकिन आप एक इंटरव्यूअर को समझा रहे हो, डेमो दे रहे हो। तो अब आप हाथ में कार्डबोर्ड लेके, हाथ में आप सैंपल्स लेके जाओगे इंटरव्यू देने, और इस बात की कौन सी गारंटी है कि वो आपको डेमो के साथ इंटरव्यू, टीएलएम के साथ इंटरव्यू देने को बोलेंगे, डेमो देने को बोलेंगे, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आपकी तो पूरी प्रिपरेशन आपके टीएलएम को लेके है। तो आपको हर समय इस बात का ख्याल रखना है कि टीएलएम बच्चों को पढ़ाने के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे फोकस नहीं रख पाते हैं पढ़ाई पे। अगर आप सीधा थ्योरेटिकल उन्हें पढ़ा रहे हो तो वो भूल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि जब आप बच्चों को थर्ड क्लास में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हो, तो मल्टीप्लिकेशन अगर 3 into 2 कर रहे हो आप, तो आप 3 into 2 6 बता रहे हो। आप उन्हें अपने फिंगर पे काउंट करके बता सकते हो। आप उनको एडिशन के एल्गोरिदम, रिवीजन, एडिशन रिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू बता सकते हो। तो आप ये भी बता सकते हो, और इसका एज ए टीएलएम भी आप पॉइंट्स के साथ बता सकते हो, कुछ डब्बे रख सकते हो। लेकिन क्या अगर बिना टीएलएम के ये संभव नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई, जो डेमो है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, उसको रोचक बना सकते हो? है। आप हर समय अपनी प्रिपरेशन विदाउट मटेरियल इतनी अच्छी करके रखना है हमें कि आपको जरूरत नहीं पड़े किसी और चीज के लिए। हाँ, आपके पास अगर ऑप्शन है तो आपका सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए कि विथ टीएलएम आप कहीं पे पढ़ाई करवा सको, पढ़ा सको, डेमो दे सको। लेकिन अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने पॉइंट्स, आप अपने एग्जाम्पल, आप अपने तथ्य के साथ विदाउट टीएलएम भी पढ़ा सकते हो, तो ये बेस्ट रहेगा। लेकिन और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो ए, एन, द के साथ साथ 3 सैंपल बना लिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग बच्चों से पूछा जाता है। ये बहुत ही अच्छी विधि है। देखिए, मैं टीएलएम के किसी भी मेथड को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी स्कूल के पढ़ाई के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम यहाँ बैठे एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और अब पता चला एक ट्रक भर के आप लेके आए हो मटेरियल पढ़ाने के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि विथ टीएलएम ही आपका इंटरव्यू निकल सकता है। ले सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। आपके कुछ पास कुछ कार्ड्स होंगे जिनके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। लेकिन ये पूरे के पूरे इंटरव्यूअर पर डिपेंड रहेगा कि वो आपको इन कार्ड के साथ पढ़ाने की अनुमति दे। और किसी भी आप किसी भी कागज पे, डॉक्यूमेंट्स पे लिखा नहीं है कि आप टीएलएम लेके आओ। आप क्या क्या करोगे? आप इंटरव्यू में जा रहे हो अपने फाइल फोल्डर को लेके, या पता चला एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो जिसमें आपका सैंपल्स रखे हुए हैं कि हमको नहीं लाइव डेमो देना है, हमको इसके साथ पढ़ाना है। आपके पास हर तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे बेसिक एबिलिटी कि जब आपको अगर खुले में कहीं पे पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, तब भी आप पढ़ा पाओ,
और बच्चे समझ पाए, ये टीचिंग मेथोलॉजी ही सबसे बेस्ट है। बच्चों, आप बच्चों के लिए आप याद करो, खुद बहुत पहले के टाइम या जो आज टीचिंग के लिए जा रहे हैं, जो आज टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या उनके समय टीएलएम था? क्या सैंपल्स थे जिनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता था? पर वो आज टीचिंग के लिए है ना कैपेबल, आज वो टीचर बनने जा रहे हैं ना। तो आपको हर समय याद रखना है कि आप हर रेफरेंस को लेके रहो। अब आप आते हैं कुछ पॉइंट्स में, टीएलएम के कुछ पॉइंट्स पे। जब आप डेमो देने जाते हो तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है कि आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जिस पे आपको डेमो देना है, आप उस पर विदाउट सैंपल लिए कुछ पॉइंट्स बना के, कुछ तथ्य बना के आप उसे बता सकते हो। जैसे कि जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, तो जैसे आप हम बचपन से पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो बच्चों आपको ये बहुत ही ये साइकोलॉजी है कि उन्हें फिगर से बहुत अच्छा समझ में आता है, उन्हें सॉन्ग से बहुत अच्छा समझ में आता है। मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखना रहता था, तो हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके एक स्लोगन याद रखते थे, एक छोटा सा पॉइंट याद रखते थे। इससे क्या होता था कि हम पंडित बद्री प्रसाद का हर एक का फर्स्ट पॉइंट ले लेते थे, तो पी बी पी और नीचे में हर हर बोले। तो जब आप उसको लिखोगे तो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, ये तीनों साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का बन जाता था। तो हमें ये तरीका विदाउट सैंपल, मैंने आपको ये बात बताया कि नहीं, ये संभव है कि नहीं, है संभव। तो ये आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल सोचिए कि आप एक बड़े बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कि आपके पास छोटे वाले सैंपल्स ये सब दिखा के आप उन्हें पढ़ा सकते हो? नहीं। लेकिन आप उन्हें एक अच्छा पीपीटी पढ़ा के दिखा के, आप उन्हें एक अच्छा एनिमेशन दिखा के समझा सकते हो। जैसे फैन रोटेट होता है, आप देखते हो कि फैन रोटेट होता है, तो उसका रोटेशन आप चेंज कर सकते हो। अब उसका रोटेशन अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं, उससे अच्छा रहेगा कि अगर मैं उनको कोई एनिमेटेड वीडियो बना के दिखाऊं, तो उनको इजीली समझ में आएगा कि जब आप पोल्स चेंज कर देंगे तो उसका रोटेशन, फैन का रोटेशन या किसी भी मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट से भी बता सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जब टीएलएम के लिए जा रहे हो या जब आप लाइव डेमो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप टीएलएम के लिए माथा पच्ची करो। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास तरीका होना चाहिए, आपके पास पढ़ाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और इतना अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ाओ कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और टीएलएम की जरूरत ना पड़े। अब मैं डेमो पे आ रहा हूं। डेमो होगा, लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि डेमो क्या उनके तरफ से दिया जाएगा, आपके तरफ से रहेगा, किस चीज से रहेगा? तो पहली बात, अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं अगर अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताऊं मैथ, मेरे ग्रेजुएशन मैथ में रहे, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ में रहे, मेरा बीएड मैथ में रहे, तो मुझसे आप हिंदी में सवाल पूछने का एक्सपेक्टेशन लेके तो अपने हम जाएंगे कि इंटरव्यूअर मुझसे हिंदी में सवाल पूछे कि हिंदी सब्जेक्ट का सवाल बताओ, हिंदी सब्जेक्ट का डेमो दो? नहीं ना। तो ये बेसिक चीज है कि आपका जो ग्रेजुएशन, जब मैंने क्वेश्चन पे चर्चा किया था कि ये कौन सा सब्जेक्ट आपकी तैयारी होगी, तो आपका ग्रेजुएशन क्या आपने पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट और जो आपकी पढ़ाई क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसी पर डेमो होगा। अब डेमो के टॉपिक्स अगर मैं एग्जांपल के साथ जाऊं कि अगर मैं पूछूं या अगर मुझे बताया जाता है, अगर मैं इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप मैथ में बताओ कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, आपने मैथ में आपको अच्छा क्या लगता है, और मैं बता दूं कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, तो वो बोले कि ठीक है चलिए आप हाइट एंड डिस्टेंस बताइए। तब आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं सर मैं हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ के आया हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आया हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के हूं। नहीं, जब आप एक मेन टॉपिक बता रहे हो कि आपको वो आता है या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसका मतलब उस टॉपिक के अंदर आने वाले सभी कवर होने चाहिए, सबके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट,
अगर वो आपको बोलते हैं कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट या आप जो भी टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, प्रिपरेशन करके आए उसके बारे में डेमो दो, तो आपके हाथ में पूरा का पूरा ये गोल पोस्ट शिफ्ट हो जा रहा है कि आप जो पढ़ के आए हो आप उसके बारे में डेमो दोगे। अब डेमो कैसा होना चाहिए? देखिए, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन लो। आप देखो कि उस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बोरिंग होते हैं। मैं कोई थ्योरेटिकल पार्ट लेता हूं कि आप एक थ्योरेटिकल चीज पढ़ाना शुरू कर दिए बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन आप अब जैसे अब हिस्ट्री आप ले लो, हिस्ट्री में आप मुगल काल ले लो। अब मुगल काल को आप इंटरेस्टिंग कितना बना सकते हो? सामने वाले को हो सकते है इंटरव्यूअर को नींद आने लगे। तो आप एक चीज का ध्यान हर समय रखना कि कोई भी टॉपिक खराब नहीं होता है, लेकिन हमें सामने वाले को कम समय में इम्प्रेस करना है, हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, हमें अपने डेमो से उन्हें खुश करना है। तो आप ऐसा टॉपिक लेके जाओ जिस टॉपिक को देख के उनको मन करे कि हम और समय ले और डेमो देखें। मुझे मजा आ रहा है डेमो देखने में, मुझे लगा कि ये 5 मिनट में इन्होंने डेमो में कमाल कर दिया। आप ऐसे पॉइंट्स लेके जाओ, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया ना, एक टॉपिक छोटा सा, कि जब मैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला बताऊंगा, तो मैं एक जब गाने के साथ बताऊंगा तो वो कितना रोचक लगेगा। तो सामने बैठा इंटरव्यूअर हर समय ये सोचेगा कि कुछ और ऐसे ट्रिक्स तो नहीं बताया जाएगा जिससे बच्चे बहुत इजी, क्योंकि बच्चे आराम से इसको याद कर लेंगे, उन्हें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें याद हो जाएगा। तो ये तरीका इंटरव्यू में आपको डिसाइड करना है कि आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कम समय में सामने वाले को इंप्रेस कर सके, साथ ही उसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हो, रियलिटी में चल रहे एग्जाम्पल्स हो, नेचुरल एग्जाम्पल्स हो, जो नेचर में, जिससे कि आप इजीली रिलेट कर सको। जब आप पॉल्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं पॉल्यूशन, आप उनको, अगर किसी आप दिल्ली के बच्चों को पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो ना कि दिल्ली में जब 2 महीने स्कूल बंद होते हैं तो आप सोचे हो क्यों बंद होते हैं? न गर्मी की छुट्टी रहती है, न दीपावली छठ की छुट्टी रहती है, फिर उस समय 2 महीने स्कूल क्यों बंद रहते हैं? तो बोलेंगे कि सरकार द्वारा बंद किया जाता है। तो क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि दिल्ली पॉल्यूटेड रहता है। अब पॉल्यूटेड क्यों रहता है आप उन्हें बताओगे तो उन्हें सुनने में अच्छा लगेगा, उन्हें वो अब खुद से रिलेट करेंगे कि नहीं यार, हाँ, बच्चे का की धारणा है कि जो चीज उनसे खुद से रिलेट हो रहा है। आप अगर उन्हें फैन के बारे में बताते हो जो उन्होंने देखा है, तो वो इजीली खुद को उस जगह पे पाएंगे। तो आपके पढ़ाने का एक तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को उस पोजीशन में खुद की जगह पे डाल दो कि बच्चा जब पढ़ रहा तो उसको लग रहा है कि उसके साथ हो रही है, ये घटनाक्रम उसके साथ चल रहा है, ये टॉपिक उसी के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो बच्चे को लगेगा ये बोरिंग कभी नहीं हो सकता, और ये टीचिंग लाइफ के लिए, टीचिंग मेथोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट लर्निंग है, सबके लिए, सभी टीचर्स के लिए, कि आप बच्चों को लगे हर समय कि आप उस जगह पे हो जिस जगह पे टीचर खड़े। तो बच्चा उस जगह को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न करेगा, उसको सब दिन याद रहेगा। साथ में आप बच्चों को खुद का एग्जाम्पल लो, जैसे मैथ में जब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जाते हो जिसमें फैमिली रिलेशन रहता है, तो जब आप फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो उसमें कहा जाता है, जैसे क्वेश्चंस रहते हैं कि राम के पिता के बेटे के पुत्र के भाई के नाती के काका के चाचा कौन है आपके लगता है? तो उसमें एक सबसे इजी ट्रिक है कि आप खुद को राम बना लो, फिर आप अपने पापा का सोचो, पापा की बहन का सोचो, आपकी पापा की बहन, आपकी बुआ, बुआ का बेटा, आपका भाई, उसकी पत्नी, आपकी भाभी, वो आपकी रिश्ते, तो आप सीधा सेकंड में आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, खुद को उनसे रिलेट कर लिया उस सवाल को। तो ये डेमो का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो डेमो में आपको ये बात की हर समय ध्यान रखना है कि डेमो दोनों टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। आप अगर एग्जाम्पल या रेफरेंस बताते हो तो एनसीईआरटी को कवर करना है, क्योंकि केवी हो या सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक को रेफर किया जाता है। आपके पास नॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी बुक से हो सकते हैं, कोई बुक खराब नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पे जो चीज की परमिशन दी हुई है
आपको उस चीज को ही रेफरेंस लेके चलना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जा रहे हो तो आप सरकारी बुक के बारे में चर्चा करना, उसके पॉइंट्स लेना, उसके टॉपिक्स लेने, उसके एग्जांपल्स लेना है तो ले सकते हैं, और आप उसके बारे में ही पढ़ाना। डेमो कितने टाइम का होना चाहिए? देखिए, आप कभी भी ये बात पे मत जाना कि डेमो 2 मिनट का प्रिपेयर करके जाए, और हो सकता है कि सामने बैठा इंटरव्यूअर आपको और जज करना चाहता है, लेकिन आपका तो टॉपिक ही एंड हो गया। तो डेमो ऐसा होना चाहिए कि आप, अगर हम आपको सुन रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी टॉपिक्स, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि 5 मिनट की जगह पर मैं 10 मिनट सुन लूं, पर आपके पास इतना कंटेंट्स होना चाहिए। तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे कि टाइम, आप अगर कोई आपको बता के जाता है, मैंने बहुत सारे ऐसे देख रहा हूं मैं कि लोग बोलते हैं कि आपके पास 5 मिनट का टाइम रहेगा, आपके पास 10 मिनट का टाइम रहेगा। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से इंटरव्यूअर पे और आपके तरीके पे। अगर वो 1 मिनट में आपको जज कर लिए कि आप बेस्ट हो, तो हो सकता है कि ओके ओके थैंक्स बोल के वो आपको बिठा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा मौका और देना है, मुझे और देखना है, पोटेंशियल है, जज करने में मुझे टाइम लग रहा है, तो आपको और समय दे सकते हैं। तो टाइम के लिए आपको सोच के नहीं जाना है, पर आपका टॉपिक इतने अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको, अगर मैं एक टीचिंग क्लास के टॉपिक्स तो प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पहले कवर करना है। ये नहीं कि आपका पॉइंट जो है तो 30 मिनट के बाद आने वाला है अच्छे पॉइंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे अच्छे पॉइंट्स हो, तरीका हो पढ़ाने का, वो सबसे स्टार्ट में आए, क्योंकि आप सोच लो कि आपको 1 मिनट का समय ही मिलने वाला है, उसी में आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है। तो ये था डेमो के कुछ पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स क्या है जिस पे आपको जज किया जाता है? पहला है कम्युनिकेशन। हिंदी में बात कर रहे हो आप या इंग्लिश में, सबसे ज्यादा आपको विरोधाभास दिखेगा लोगों में कि इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं होगा, हिंदी में दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। देखिए, नहीं आती का मतलब होता है, इंग्लिश आती सबको है, बोलना एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, लेकिन आती तो है। अगर मैं आपको गुड नाइट बोलता हूं तो इसका मतलब आपको पता है कि गुड नाइट का मतलब क्या होता है। हो सकता है कि आप हमको गुड नाइट का जवाब गुड नाइट नहीं देते हो, या आप गुड नाइट प्रेफर नहीं करते हो हमको, लेकिन आपको गुड नाइट के बारे में तो पता है। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी भाषा में, तो आपकी भाषा पर आपका संयम, कमांड होना चाहिए। दूसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका जो है आपका, उसमें आपकी पर्सनालिटी जज होती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप टीचर लगने चाहिए, आप किसी फिल्म के हीरो नहीं हो, आप स्पोर्ट्स मैन नहीं हो। आपको देख के कोई ये ना बोले कि इसमें टीचर वाली क्वालिटी ही नहीं। जब कोई बोलता है ना, जब आप समाज में जाते हो और कोई आपको बोलता है कि टीचर दिखता है, लगता है क्या, तो आपके पढ़ाई के तरीके के बारे में नहीं जानता, वो आपके वेशभूषा, पर्सनालिटी को देख के जज करके बोलता है कि टीचर नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है एनालिटिकल स्किल, कि आप किसी चीज को, देखिए दो चीज है, टीचिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल। एक आपके पढ़ाने का तरीका और आपका एक समझाने का तरीका। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जिनको नॉलेज बहुत नॉलेज लेकिन बच्चे उनसे समझ नहीं पाते, टॉपिक्स पढ़ नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है, एक्सप्लेनेशन का तरीका ऐसा है कि बच्चे उन्हें, उनके टॉपिक को इजीली ग्रैब कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से उन्हें समझ में आ जाता है। तो ये दोनों चीज की क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए। बहुत 90% केस में ऐसा होता है कि दोनों चीज किसी एक में मिलता नहीं है। जिनके पास बहुत सारी डिग्री होती है, बहुत सारे नॉलेज भी होते हैं, फिर भी वो पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने में, या उनके पढ़ाई के काबिल तारीफ करने वाले लोग कम मिले। ऐसा नहीं कि उनमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है, पर तरीका, जो पढ़ाई करने का तरीका होता है, जो समझाने का तरीका होता है, वो सब में नहीं होता है। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, आप
किसी भी लीडर को फॉलो करते हो सकता है आप और किसी चीज से मतलब नहीं, आप एक पॉलिटिकल पर्सन भी नहीं, पर आप उसको फॉलो करते हो, क्यों? उसके स्पीच के आपका उसका स्पीच आपको बांध लेता है। उस स्पीच में सच है झूठ है नहीं पता आपको, लेकिन आपको उसको सुनने का मन करता है। तो ये जो सुनने का मन करता है, ये उसका एनालिटिकल स्किल है। तो ये चीज आपको, और ये सब जो चार की पॉइंट्स है, ये आपको डेमो में ध्यान देना है। डेमो में आपको घबराना नहीं है। आपको हर समय याद रखना है कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, और आप ये बता भी सकते हो, क्योंकि सामने बैठा लोग को आप अगर एज ए टीचर जज करके पढ़ाओगे तो आप खुद आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। पर एक बच्चों को कैसे हम पढ़ाते हैं? क्योंकि अगर आपको क्लास 5 के का डेमो देना है, तो सामने वाला बच्चा जो बैठा हुआ है वो क्लास 5 का स्टूडेंट है। ये समझ के जब आप पढ़ाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, आपके पढ़ाने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी लॉन्च हुई, आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। आप इसका कोई भी एक पढ़ लीजिएगा, एजुकेशन पॉलिसी का कुछ ब्रीफ आप ले लीजिएगा, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अब लेकिन मैं अगर इसमें पूछूं, इंटरव्यूअर आपसे एनईपी के बारे में डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे। वो आपसे सवाल करेंगे कि आपको एनईपी में और किस चीज में सुधार की संभावना दिखती है, या आपको इसका क्या ड्रॉबैक्स पता लगते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप देख लो। जैसे एनईपी में एक पॉइंट्स दिया गया कि क्लास 1 to 5 लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, जो उस स्टेट की मातृभाषा है वो होनी चाहिए। तो आप सोचो कि एक बच्चा को क्लास 1 to 5 आप सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहे हो, कहीं पे बंगला में पढ़ा रहे हो, कहीं पे उड़िया में पढ़ा रहे हो, और क्लास 6 से सीधा आप उसको इंग्लिश में लेके आ रहे हो, तो उस बच्चे का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पूरे के पूरे सिलेबस चेंज हो रही है, बुक्स चेंज हो रही है, तो सडन हर चीज को चेंज करने के लिए टीचर भी ट्रेंड होने चाहिए। और इतना जल्दी ये पूरा चीज एक टीचर को एडॉप्ट करना भी आज के समय में टफ है। निपुण भारत, ये भी एक टॉपिक है कि निपुण भारत क्या है। निपुण भारत लॉन्च किया गया था, और इसके लिए भी था कि निपुण भारत को का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि 3 साल से 9 साल के बच्चे, जो उम्र के बच्चे हैं, उनको सीखने की जरूरत जो है उसको पूरा करना है। शिक्षकों को जनरली बुनियादी भाषा की विकास, बच्चों की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, जो अल्जेब्रिक कौशल होता है, स्किल जो होता है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके लिए निपुण भारत लॉन्च किया गया था, साथ में उसके एफएलएन भी लॉन्च किया गया था। अब एफएलएन के बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं कि एफएलएन के लिए क्या क्या किया गया था। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। उसके ग्रेड के लिए प्रवेश दिशा निर्देश और मॉड्यूल का विकास किया गया था। प्री स्कूल से ग्रेड 5 तक के शिक्षकों के लिए निष्ठा करके एक कार्यक्रम के शुभारंभ की गई थी, जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा था। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी का संचालन किया जा रहा है। एफएलएन की जो संसाधन है उसकी उपलब्धता के लिए दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया है। 100 दिवसीय पठन अभियान का गठन किया गया है। तो ये सब चीज जो है निपुण भारत के लिए किया गया था। अब आता है आईसीटी। देखिए, आईसीटी एक लर्निंग मेथड है। जैसे आपको बोला जाएगा कि आप कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताया गया था कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, लेकिन क्या एक टीचर का कर्तव्य या ड्यूटी आज के समय में यही रह गया है कि उनको कंप्यूटर के लेक्चर के टाइम क्लासरूम में, कंप्यूटर रूम में ले जाके उनको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे? नहीं, ये एक पुराना चीज हो गया। अब उस कंप्यूटर से आप क्या फायदा ले सकते हो अपनी पढ़ाई में? जैसे हमने बताया था कि आप एनिमेशन से बच्चों को समझा सकते हो, तो आप कंप्यूटर पे ही समझाओगे ना। आप बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे अभी कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये कोडिंग सीख रहे हैं सिर्फ सीखने के लिए नहीं। इस कोडिंग का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तो आईसीटी जो लर्निंग मेथड है, उसको आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीटी की लर्निंग मेथड का एग्जाम्पल के साथ आप बताइए
कि कैसे आप इसको बच्चों को सिर्फ क्लासरूम से कंप्यूटर रूम तक ले जाने को छोड़ के आगे आप उसमें क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग। अब ये क्या है, आप किसी भी चीज को पढ़ा रहे हो लेकिन उसको अनुभव के साथ पढ़ा रहे हो। कि जैसे एक बस चल रही है, अब पता है ना कि बस जब जाती है तो बेंडिंग वाले रूल्स के कारण जब आप राइट में लेते हो तो आप बस अगर राइट टर्न करती है तो आप लेफ्ट की तरफ झुकते हो। आप किसी बच्चों को जब समझा रहे हो वो चीज, तो आप उन्हें बताओ कि तुम बस में गाड़ी में गए हो, जब ऐसा हुआ है तो तुम कैसे फील किए हो। या नेक्स्ट टाइम स्कूल बस से जब घर जाओगे तो आप ये फील करके देखना और फिर मुझे इस पे बताना। तो जब आप बच्चों को बताओगे तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपको जवाब देंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, सिर्फ ये किताब में पढ़ने के लिए चीज नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं कि बच्चे या बोलते रहते हैं कि हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े, लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो आप उन्हें बताओगे कि जब आप एक प्रोजेक्टाइल पे देखो कि जब क्रिकेट खेलता रहता है उसको पूछे हो कभी कि जब कैच लेता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों करता है, वो भी तो फिजिक्स है। जब क्रिकेटर बॉलर बॉल को स्विंग करवाता है, स्पिन करवाता है, उसमें भी तो फिजिक्स है। कि बॉल तो एक निर्जीव चीज है, पर वो टर्न कैसे हो जाती है। छक्का मारने के लिए जो प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है कि छक्का चला जाए, उसकी में भी तो फिजिक्स है। तो आप उसके स्पोर्ट्स से भी आप उसको समझा सकते हो कि कैसे उसको फिजिक्स में तब्दील किया जाता है। तो एग्जाम्पल जब तक आप दोगे नहीं तब तक बच्चा खुद को सिलेक्ट करेगा नहीं। नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। और ये जरूरी है, ये क्वेश्चन जरूरी है। जैसे आप बिहार के बच्चे को यूपी या आंध्रा या तेलंगाना या किसी भी अदर स्टेट की जो सांस्कृतिक है, जो वहां की खूबियां हैं, उसके बारे में आप लर्न करवाओगे। इससे क्या होगा, उसके बारे में आप टॉपिक दोगे उन्हें बताने के लिए, उससे बारे में उनको आप प्रोजेक्ट दोगे बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि वो बच्चों को जिस स्टेट के हैं वहां के बारे में उनको नॉलेज है, पर वो अदर स्टेट के बारे में भी उन्हें उतना नॉलेज हो जाएगा। कि आप जैसे एक क्लासरूम है, आपने हर बच्चों को, अगर मान लेते हैं जितने भी भारत में राज्य है, सब बच्चों को आपने एक एक टॉपिक दे दिया कि आप उसको एक पीपीटी, जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो पीपीटी, थोड़े छोटे बच्चे हैं तो स्लाइड पेपर पे उस स्टेट की खूबी, सांस्कृतिक, उस स्टेट की कल्चर जो है उसके बारे में, खेल कूद क्या है वहां की, राष्ट्रीय वहां की उस स्टेट की जो भी खूबियां हैं, आप उसके बारे में उस चार्ट पेपर पे बनवाओगे। और वो क्लासरूम के एक एक्टिविटी के दिन बच्चे हर एक स्टेट के बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा कि एक बच्चा बता रहा है, बाकी के जितने बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि अच्छा उड़ीसा में ये खेल है, उड़ीसा का ये सांस्कृतिक लैंग्वेज है या सांस्कृतिक भाषा है, उड़ीसा में लोग ये हैं। तो ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी करवाओगे तो इससे बच्चे पूरे फैमिलियर होंगे। और ये आपके लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस जगह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस केवी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो किसी एक को लेके उसका बॉन्ड नहीं है। इससे पता चलता है कि आप हर एक स्टेट में काम करने में सक्षम हो। तो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में आपका फोकस डेमो में, क्वेश्चंस में रहना चाहिए।